हम आज भारतीय राजनीतिक चिंतकों में महात्मा गांधी का अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी जिनका जन्म 1869 से 19 को हुआ और 1948 तक जिन्होंने अपना योगदान भारतीय राजनीति में दिया। मोहनदास करमचंद गांधी जिनका पूरा नाम था और 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। उनके पिता करमचंद एवं माता का नाम पुतलीबाई था और इनके सामान्य जो अध्ययन था उन्हें होने के बाद इंग्लैंड भेज दिया गया था। 1891 में वे लंदन से लौटे और मुंबई में वकालत करने के बाद 1893 में एक गुजराती के आमंत्रण पर साउथ अफ्रीका गए। यहीं से उनका सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हुआ। 1915 में भारत लौटकर महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। महात्मा गांधी ने भारत में अपना राजनीतिक जीवन चंपारण के सत्याग्रह से आरंभ किया और खेड़ा जिले में कर्णदो आंदोलन और अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन ने भी अपूर्व सफलता प्राप्त की। इस समय तक महात्मा गांधी अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन में भी सफलता प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास करने लगे थे। वो एक राजभक्त की तरह व्यवहार करते थे। 1919 के रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रहा। अतः 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, जो 1922 की चोरी चौरा कांड की घटना से दुखी होकर स्थगित कर दिया गया। ये सब आप लोगों को मालूम होगा कि चोरी चौरा कांड की घटना के बाद काफ़ी लोग महात्मा गांधी से नाराज़ भी हो गए थे, क्योंकि ये एक चरम स्थिति पर जब आंदोलन था तब महात्मा गांधी ने इसे वापस लेने का निर्णय लिया। 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर राजद्रोह के अपराध में 7 वर्ष के कारावास की सज़ा दी गई, किंतु 1924 में ही उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। 1924 में ही गांधी जी ने बेलगांव कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1930 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया और 1942 में अपने जीवन के अंतिम अहिंसक संघर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश और करो या मरो का नारा दिया। 1931 में गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते के आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक युवक ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी के प्रेरणा सूत्रों को हम देखें तो माता पिता से प्राप्त संस्कारों और श्रीमद् भागवत गीता से वो प्रभावित थे। साथ ही पश्चिमी स्रोतों में बाइबल, सरमन ऑन द माउंट, टॉल्स्टॉय, रस्किन और थोरो की रचनाएं भी उनको प्रभावित करती हैं। जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट, थोरो की ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस तथा टॉल्स्टॉय की द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ने प्रभावित किया। अहिंसा के संबंध में उनके अनेक संदेह समाप्त हो गए। उनकी रचनाओं में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन प्रमुख रूप से 2 पुस्तकों हिंद स्वराज और अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रस्ट में किया है। उनकी अन्य रचनाएं सत्याग्रह, सर्वोदय, सत्य ही ईश्वर है आदि। इनके अतिरिक्त साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका तथा भारत में यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु आदि का संपादन किया। हम यदि इनके मूल आधारों की तरफ देखें तो उनके दर्शन के जो मूल स्रोत थे उसमें हम देखते हैं कि राजनीति के आध्यात्मिकरण पर महात्मा गांधी बहुत अधिक बल देते हैं। गांधी जी धर्म और राजनीति को अलग करने के पक्ष में नहीं थे, अपितु उनका मानना था कि धर्म से अलग कोई राजनीति नहीं हो सकती। धर्म से अलग राजनीति को मृत्युजाल है, क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है। वो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, किंतु रूढ़िवादिता के समर्थक नहीं थे। उनके लक्ष्य सत्य और अहिंसा को व्यक्तिगत व्यवहार ही नहीं बल्कि सार्वजनिक व्यवहार का आधार बनाना था। अतः उन्होंने सार्वजनिक जीवन में भाग लिया। सत्य के प्रति जो महात्मा गांधी के विचार थे उसमें उनका मानना था सत्य ही ईश्वर है और जो सत्य का विरोध करता है वह दूसरे को चोट पहुंचाता है। सत्य क्या है, इसके लिए गांधी जी का कथन है कि तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है। अहिंसा के आधार पर ही एक व्यवस्थित समाज की स्थापना संभव है, ऐसा अहिंसा के प्रति गांधी जी के विचार थे। अहिंसा को मानव का प्राकृतिक गुण भी वो मानते थे और मानव जीवन की महानतम शक्ति। वे अहिंसा को हिंसा से अधिक प्रभावकारी समझते थे, अतः अहिंसा की सफलता उनके विचार में सुनिश्चित थी। अहिंसा का अर्थ यदि हम देखें तो अहिंसा से तात्पर्य
विरोधियों को किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुंचाना है। अहिंसात्मक पद्धति से समाज में परिवर्तन करना ही उनका उद्देश्य था। अहिंसा के गांधी जी ने 3 प्रकार भी बताए हैं: जागृत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा और कायरों की अहिंसा। यह अहिंसा का सबसे अच्छा प्रकार है। जो जागृत अहिंसा है वो बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा कहा जाता है। इसे जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनाने पर बल दिया गया। औचित्यपूर्ण अहिंसा में इस प्रकार को जीवन की आवश्यकता के अनुसार अपनाया जाता है। यह निर्बलों की अहिंसा कहलाती है। जागृत अहिंसा के समान प्रभावशाली नहीं हो सकती। और कायरों की अहिंसा, व्यक्ति कायर होने के कारण इस प्रकार की अहिंसा का समर्थक होने का दावा करता है। यह अहिंसा का निम्न प्रकार है, क्योंकि कायरता और अहिंसा दोनों विरोधी भावनाएं हैं। गांधी जी ने अहिंसा की उपयोगिता सामाजिक व राजनीतिक जीवन में बुराइयों को दूर करने के एक साधन के रूप में अपनाई थी। न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अहिंसा के माध्यम से एक सकारात्मक व शांतिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। गांधीवाद पूर्ण रूप से एक भौतिक दर्शन है, नैतिक दर्शन है। गांधीवाद पूर्णतः एक नैतिक दर्शन है। साधनों की पवित्रता के माध्यम से राजनीति के आध्यात्मिकरण पर बल देना गांधी जी का उद्देश्य था। साध्य ही साधनों का औचित्य है, इस धारणा को गांधी अस्वीकार करते थे। सत्याग्रह, सत्य की विजय हेतु स्वयं को कष्ट देकर विरोधियों का हृदय परिवर्तन करना, अर्थात सत्य के प्रति आग्रह, ये सत्याग्रह का अर्थ है। निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में कुछ अंतर भी है। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाली दोनों ही पद्धतियों को समान समझ लिया जाता है, किंतु दोनों में मूलभूत अंतर है। सत्याग्रह में अहिंसा एक आदर्श के रूप में, किंतु निष्क्रिय प्रतिरोध में एक आवश्यकता के रूप में प्रयोग में ली जाती है। सत्याग्रह में सत्याग्रही स्वयं कष्ट सहन करता है, किंतु निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करना उद्देश्य होता है। सत्याग्रह वीरों का शस्त्र है और उसका अपना विशिष्ट जीवन दर्शन है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बल व्यक्तियों का शस्त्र है और उसमें रचनात्मक कार्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार सत्याग्रह विभिन्न रूप ग्रहण कर सकता है, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, हिजरत, अनशन, हड़ताल। राज्य के संबंध में जो गांधी जी के विचार थे, वह राज्य को हिंसा पर आधारित संगठन मानते थे और राज्य को व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधक। उनके अनुसार राज्य साध्य और व्यक्ति एक साधन है। राज्य के व्यापक कार्यक्षेत्र के कारण व्यक्ति में स्वावलंबन का गुण विकसित नहीं हो पाता। अतः गांधी जी राज्य का विरोध करते थे। गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे। राज्य के प्रति गांधी जी के विचार अराजकतावादी दार्शनिक क्रॉप्टकिन और टॉलस्टॉय से प्रभावित हैं, अतः उन्हें भी दार्शनिक अराजकतावादी की श्रेणी में रखा जा सकता है। वे मानते थे कि राज्य निर्धन वर्ग का शोषण करता है, अतः उसे समाप्त कर देना चाहिए। वे राज्य को एक आवश्यक बुराई स्वीकार करते थे, लेकिन साथ में उसके कार्यक्षेत्र को न्यूनतम करने के पक्षधर भी थे। गांधी जी का आदर्श समाज अहिंसात्मक समाज या राम राज्य है। पूर्ण आदर्श रूप में राज्य की समाप्ति संभव नहीं थी, अतः गांधी जी ने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए आदर्श राज्य की निम्न विशेषताएं बताई हैं। ऐसे समाज में शासन की बाध्यकारी संस्थाओं का प्रयोग जनता की सेवा के लिए किया जाएगा, जैसे पुलिस, सेना, जेल आदि। अहिंसात्मक समाज। लोकतांत्रिक रूप का यदि हम वर्णन करें तो शासन का रूप लोकतंत्रीय तथा जनता के प्रति उत्तरदायी हो, यह उनके राम राज्य का एक आदर्श था। विकेंद्रीकृत सत्ता भी एक आवश्यकता मानते थे। यह आदर्श समाज का प्रमुख लक्षण भी है, जिसका आधार ग्राम पंचायतें होगी। ऐसी व्यवस्था में ग्राम स्तर पर स्वावलंबन की भावनाएं उत्पन्न होंगी, जिससे सत्ता का वास्तविक केंद्र ग्राम पंचायतें ही बनी रहेगी। सत्ता के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में भी विकेंद्रीकरण का सुझाव गांधी जी ने दिया था। नागरिक अधिकारों पर भी यह आधारित है। गांधी जी के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता व अन्य नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे। इस समाज में जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अगली जो विशेषता है उसमें निजी संपत्ति का अस्तित्व होगा, किंतु उसका प्रयोग समस्त समाज के कल्याण के लिए किया जाएगा, न कि निजी स्वार्थ के लिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम की अनिवार्यता पर बल दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ शारीरिक श्रम करना अनिवार्य होगा। वर्ण व्यवस्था पर आधारित होने पर भी समाज में किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होंगे। अस्पृश्यता के लिए भी समाज में कोई स्थान नहीं होगा। यह समाज धर्मनिरपेक्ष होगा तथा गोवध निषेध और मद्य निषेध इसकी प्रमुख विशेषताएं होंगी। प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क रखा जाएगा और बुनियादी शिक्षा पर बल दिया जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा में विश्वास रखने वाले गांधी जी का आदर्श राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सभी राज्यों के साथ
मित्रता व सहयोग के आधार पर संबंध स्थापित करेगा। आर्थिक विचार यदि हम देखें तो गांधी जी राजनीति के साथ अर्थव्यवस्था के संबंध में भी नैतिकता के नियमों का पालन करने के पक्षधर थे। उनकी आर्थिक विचारधारा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। औद्योगिकरण का उन्होंने विरोध किया। मानव श्रम के स्थान पर मशीनों को प्रतिस्थापित करने से समाज में बेरोजगारी बढ़ जाती है। अतः इस आधार पर गांधी जी बड़ी बड़ी मशीनों पर आधारित औद्योगिकरण का विरोध करते थे। मशीनों को वे मनुष्य के नैतिक व शारीरिक पतन के लिए उत्तरदायी समझते थे। इसलिए उन्होंने कुटीर उद्योग धंधों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का समर्थन किया। व्यक्तिगत संपत्ति और प्रन्यास धारणा के भी वो समर्थक थे। गांधी जी चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के अतिरिक्त धन को समाज की धरोहर या संपत्ति समझे और उसका प्रयोग सामाजिक हित में किया जाए। इसे ही उनका ट्रस्टीशिप थ्योरी या प्रन्यास सिद्धांत कहते हैं। इसके साथ गांधी जी ने परिग्रह के सिद्धांत पर भी बल दिया, अर्थात आवश्यकता से अधिक धन या वस्तुओं का संग्रह न करना। वर्ग सहयोग की धारणा। गांधी जी पूंजीपति व श्रमिक वर्ग में परस्पर सहयोग के समर्थक थे, क्योंकि दोनों ही वर्गों के हित एक दूसरे पर निर्भर है। अतः वे पूंजीपति वर्ग को समाप्त न कर उसकी शक्ति सीमित करने के पक्ष में थे। गांधी जी के आर्थिक दर्शन की आलोचना भी की जाती है। गांधी जी के आर्थिक विचारों को अव्यावहारिक बताते हुए आलोचना की जाती है कि औद्योगिकरण का विरोध वर्तमान आवश्यकता के विरुद्ध तथा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी व्यवहार में लागू करने योग्य नहीं लगता। सामाजिक विचार में गांधी जी चाहते थे कि समाज सुधार का कार्य राजनीतिक क्षेत्र में सुधार के साथ साथ चलना चाहिए। वे वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में थे ताकि समाज में अव्यवस्था न फैले, किंतु वे भारतीय समाज से अस्पृश्यता का अंत करना चाहते थे। अछूतों को हरिजन का सम्मानित नाम गांधी जी द्वारा ही दिया गया। सभी धर्मों को समान मानकर एक आदर्श देश की स्थापना के समर्थक थे। स्त्री पुरुष समानता के वो समर्थक थे। स्त्रियों को पुरुष की तुलना में श्रेष्ठ मानते थे। इस आधार पर वे समाज में व्याप्त कुप्रथाओं का भी विरोध करते थे। गांधी जी द्वारा एक नई शिक्षा प्रणाली बुनियादी शिक्षा का सुझाव दिया गया। इसके अंतर्गत शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो और उसका उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। गांधी जी और मार्क्स की यदि हम तुलना करें तो कभी कभी गांधीवाद और मार्क्सवाद का समानांतर विचारधाराओं के रूप में हम देखते हैं और तुलना का प्रयत्न भी किया जाता है, परंतु गहराई से देखने पर इनमें बुनियादी अंतर का पता चलता है। गांधी जी 20वीं शताब्दी के भारतीय विचारक हैं, जिन्होंने अपने विचारों की प्रेरणा मार्क्सवाद से नहीं बल्कि भारत तथा अन्य आध्यात्मिक परंपराओं से ग्रहण की, जबकि मार्क्स 19वीं शताब्दी के यूरोपीय विचारक हैं, जिसने पूंजीवाद का विरुद्ध कामगार वर्ग को संगठित करने का बीड़ा उठाया। गांधी जी धर्म को नैतिक उत्थान का साधन मानते थे तथा सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे, किंतु मार्क्स धर्म को अफीम के समान समझता था। गांधी जी औद्योगिकरण को नैतिक उन्नति में बाधक मानते थे, जो बेरोजगारी को जन्म देता है। कार्ल मार्क्स उत्पादन की शक्तियों के पूर्ण विकास के लिए इसे आवश्यक मानते थे। गांधी जी वर्ग सहयोग में विश्वास करते थे, जबकि मार्क्स वर्ग संघर्ष में। गांधी जी श्रम की गरिमा के आधार पर वर्गहीन समाज की स्थापना चाहते हैं, जबकि मार्क्स निजी संपत्ति को समाप्त करके वर्गहीन समाज लाना चाहता है। संपत्ति के स्वामित्व के प्रश्न पर गांधी जी न्यासीता के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, जबकि मार्क्स पूंजीपतियों के संपत्ति हरण को सिद्धांत पर विश्वास करता है। अंत में हम कह सकते हैं कि गांधी जी मूलतः आध्यात्मवादी हैं, जिनके दर्शन का आधार नैतिक व्यक्तिवाद है, जबकि मार्क्स भौतिकवादी है, जिसके दर्शन का आधार है वैज्ञानिक समाजवाद। जहाँ एक और गांधी जी सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से अहिंसा और सत्याग्रह में विश्वास करते हैं, जबकि मार्क्स हिंसात्मक क्रांति का समर्थन करता है। महात्मा गांधी वास्तव में एक अहिंसक सत्याग्रही थे और वो चाहते थे कि इसी प्रकार के विचार भारत में सभी युवा अपनाएं, सभी व्यक्ति अपनाएं। आगे आज गांधी जी का जो अध्ययन है वो पूर्ण हुआ। आगे हम अगला विचारक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।